बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ है। 5-6 खबरों पर हम बात करेंगे जिन पर आज काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट भी है और ये बयान भी कुछ ऐसे हैं जिन पर चर्चा काफ़ी हो रही है। सबसे पहले स्वामी रामदेव जी की बात करते हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बात कही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के इस कॉन्सेप्ट से मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आपके मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं, तो मुसलमानों को आश्वस्त रहना चाहिए। उनके मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली स्वामी रामदेव ने हवाला यह दिया कि मैं 2009 में एक कार्यक्रम में गया था देवबंद में, और वहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो कहां जाएंगे। तो उनका कहना है, मैंने वहां कहा था मुसलमानों से कि वो अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाएं। फिर उन्होंने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो फिर किसी का नहीं हो सकता। आप अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की बात को माने। स्वामी रामदेव के बयान पर अब बहुत सारे लोग ऐतराज जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद का भी रिएक्शन इस पर आ चुका है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये बड़ी कृपा की जरूरत नहीं है किसी को हम पर करने की, कि हमारी क्या हैसियत है या हम कहाँ रहेंगे अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो। उन्होंने कहा संविधान जो है संविधान रहेगा, संविधान में हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं है, और संविधान हम सबको वो प्रोटेक्शंस भी देता है, हमको वो हमारे हक भी देता है, हमारे अधिकार देता है, तो इसलिए हमको संविधान पर पूरा भरोसा है। यही बात कई मौलानाओं ने भी कही है, लेकिन विवाद हो गया। अब स्वामी रामदेव जी का बयान आपको सुना देते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है। गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे। मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। अब ठीक है, ये बात उन्होंने कही, हिंदू राष्ट्र बने भारत में, ये बहुत से लोगों की कामना है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन बात तो तब है जब कोई जिम्मेदार सरकार में बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कहे, या भाजपा में संघ में बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कहे। स्वामी जी बड़े आदमी हैं, लेकिन स्वामी जी ने जो बात कही है उसमें यह बात की जा सकती है कि वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं मुसलमानों से। जब वो कहते हैं अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ चाहे कैसे भी रहो, तो वो कौन सी परंपराएं हैं? बड़ा उन्होंने तैश में भी आ गए कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं। अपेक्षा क्या है मुसलमानों से, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो ही जाए। देखिए, इस देश में हम ऐसा तो कहते हैं ना कि हजारों पंथ हैं, हजारों संप्रदाय हैं। मुस्लिम भी एक पंथ है, मुस्लिम धर्म नहीं है, पंथ है। तो एक पंथ और इसमें जुड़ जाएगा, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम पंथ ये मान करके चलता है कि उसके अतिरिक्त बाकी उसके सब दुश्मन हैं, इसलिए बाकी पंथों को अपने पंथ में मिला लो। वही स्थिति क्रिश्चियनिटी की है। अब तो मैं बार बार इसको कहता हूं कि भाई जो स्वामी रामदेव जी ने कहा है वो 100% सही है। और यही बात तो गांधी जी भी कहते थे कि भारत का जो 90% मुसलमान है वो सब तो यहीं का है, यहीं पर कन्वर्ट किए हैं। और कन्वर्ट कैसे हुआ है? इस्लाम कहीं आत्मिक मंथन से या हृदय में परिवर्तन होने से तो हुआ नहीं। मेरा सवाल है, अपेक्षा आपकी क्या है? क्या करें वो? अपेक्षा यह है कि बस आप अपने सनातन, अपने पूर्वजों का आप सम्मान करें। भारत की धरातल पर अरब की संस्कृति को नापने की कोशिश नहीं करें, यहां आरोपण करने की कोशिश नहीं करें। मैंने कल ही कहा था, कल की मैंने कि ये जो टोटी से पानी पीने वाला, ये जालीदार टोपी पहन करके, ये बुर्का, नहीं तो आपके नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ये अरब की संस्कृति। अरे मैं एक चीज बोल रहा हूं, इस्लाम जो है अमेरिका में दाढ़ी मूछ क्लीन शेव के साथ जिंदा रह सकता है, तो भारत में भारत की संस्कृति के साथ क्यों नहीं जिंदा रह सकता है? आप भारत वो तो कह रहे हैं ये भी करो, जैसी दाढ़ी रखनी है, जैसा पहनना है वैसे जो पहनना है पहनो।
अपने पूर्वजों का मूल को सम्मान- याद रखो। अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे करेंगे आप? हाँ, कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं हम कैसे- करते हैं सम्मान। नहीं करते हैं ना। यदि कर रहे होते तो कृष्ण जन्मभूमि पर आप इस प्रकार की यही नहीं पूछना करते मैं हैं। आपसे चाह रहा था। नहीं करते। आप चाहते हो कृष्ण जी को राम जी को मानने लगे? क्यों नहीं? आप उनको आदर के स्वरूप तो दे ही सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप उनके नाम पर जो मंदिर उनके जो है वो तोड़ दिए ठीक, गए ये एक बात आई ना कि उनके ये साथ करें। तो आप हाँ, खड़े हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है रामदेव जी ने एकदम सही कहा कि भाई ये हिंदू राष्ट्र तो ही, राष्ट्र और राज्य में फर्क है ना भाई। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू की आबादी ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, एक देश हिंदू राज्य नहीं है अभी, मतलब वो राज्य बनने में समय लगेगा। अभी संविधान सेकुलर है, आने वाले समय में मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं। हाँ, हिंदू राज्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि संविधान सेकुलर है इसलिए हिंदू राज्य नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। हिंदू सबसे यहाँ पर बहुसंख्यक के अंदर है। मुझे लगता है कि मुसलमानों के अंदर जिस तरीके से जो भावना है कि उन्हें लगता है कि भाई हिंदू मेजोरिटी में और हमारा अस्तित्व खतरा है, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए आप सुरक्षित रह पा रहे हो। क्या अगर मुसलमान के मेजोरिटी में कोई हिंदू रह पाता है? जिस तरीके से हिंदुओं के इसमें आप रह पाते हो, आपको तमाम अधिकार मिले हुए, आप हिंदुओं के प्रोसेशन निकलते हो उसके ऊपर आप पथराव करने का अपना अधिकार रखते हो, आप उनके ऊपर रामनवमी में जुलूस में पथराव करने का अधिकार रखते हो, आप तलवार से भरी भीड़ में हिंदुओं को काटने का अधिकार रखते हो। बात बात पे टकराव ना करें, बस टकराव न करें, मन हिंदू से अपना स्वीकार धर्म कर बनाना लें। स्वीकार करे, आप भड़काने वाला काम न करे, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम न करे, आगे। हिंदू देवी देवताओं का मक्खन उड़ाने का काम न करे, और हिंदू के जो धार्मिक और पूजा पद्धति है उसको ठीक है। अपमानित करने का काम न करे। दूसरी खबर पर बढ़ते हैं सर। अब वो एक हमने आपसे बिल की चर्चा की थी जो 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र उसमें आ सकता है। वो बिल था जिसको हम पीएम-सीएम बिल कह देते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री, इनको अगर 30 दिन से लगातार इनको हिरासत में या जेल में रहना पड़ता है तो फिर 31वें दिन इनकी ये पदमुक्त हो जाएंगे। इनको अपने पद से या तो इस्तीफा देना होगा, नहीं तो 31वें दिन ये अपने पद से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। अब ये जेपीसी के पास है, ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। उसको लेकर के कुछ उस रिपोर्ट में कुछ जो नई बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बहुत ऐतराज था। इसकी जेपीसी में ऑपोजिशन का कोई मेंबर शामिल ही नहीं हुआ, इतना ऐतराज था। तो ये आता तो इस पर खूब हंगामा होता। अब जो जेपीसी की सिफारिशें हैं वो काफी हद तक उन्होंने इसके कुछ प्रावधानों में फेरबदल कर दिया है। पहले सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है उस रिपोर्ट में, इस मूल बिल की, उसमें कि ये 30 दिन की हिरासत या गिरफ्तारी के बाद पद मुक्त हो जाना, पद से हट जाना, ये ठीक नहीं है। इसकी जगह सस्पेंड करने का प्रावधान है। क्या मतलब हुआ कि मान अभी केजरीवाल जी वाला मामला आया था, केजरीवाल जी 30 दिन मुख्यमंत्री रहते हुए हिरासत में गए, इस्तीफा नहीं दिया। मूल बिल के हिसाब से 31वें दिन वो अपने आप पद से मुक्त हो जाते, इस्तीफा एक तरीके से बर्खास्तगी हो जाती। अब वो बर्खास्तगी की जगह उसको सस्पेंडेड मान लिया गया। मुख्यमंत्री हैं लेकिन सस्पेंडेड, मतलब कामकाज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री तक को उसी दायरे में लिखा गया, केंद्रीय मंत्री हो उनको भी कि भाई इनका पद जाएगा नहीं, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे, ये सस्पेंडेड होंगे। अब इनको बेल मिल जाती है तो ये फिर दोबारा पद पे आ जाएंगे, पद बरी हो जाते हैं तो आ ही जाएंगे। जेपीसी ने कुल 5 सिफारिशें की हैं। इसमें तय समय सीमा में इस प्रकार के सभी आरोपों की जांच हो और साबित नहीं होने पर आरोप खारिज हो जाने पर अपने आप फैसला बदलना जो है वो शामिल किया गया। ये कहा गया कि एक टाइमलाइन भी दी जाए कि भाई इतने वक्त के अंदर भी अगर फैसला नहीं हो, मान लीजिए कोई बेल के लिए अपील कर दी किसी ने, अब बेल खींचे जा रही है, नहीं हो रहा फैसला, तो भी जो है वो रीइंस्टेट माना जाएगा उस आदमी को। उनकी एक सिफारिश में ये भी है कि ये सारे मामले जो हैं, क्योंकि ये सभी लोग मंत्री, मुख्यमंत्री इस प्रकार के लोग होंगे, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन सब का फैसला किया जाए। मतलब इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि इनका मामले सालों साल लटके जा रहे हैं, जल्द फैसले जो हैं वो इनके किए जाएं। एक और क्लॉज उसमें डाला गया है, ये गंभीर मामलों में अगर वो पाए जाते हैं शामिल, तो गंभीर मामला क्या होगा, 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान जिस भी आरोप में हो, अगर उस आरोप में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन वो उसमें भी फिर बताया है कि जो कानून बने उसमें वो अपराध जो हैं सूचीबद्ध किए जाएं, लिस्टेड अपराध होने चाहिए कि इन धाराओं में अगर आपकी गिरफ्तारी होती है जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो ये आप पर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। इस रूप में भी सही, लेकिन क्या ये स्वीकार हो जाएगा सबको? त्रिपाठी जी, नहीं, चलिए जहाँ तक पहुँचे ये भी अच्छा है। अच्छा है ये डेवलपमेंट? और नहीं, मैं अच्छा है वही तो बता रहा हूँ कि वो ठीक है, उनको लिस्टेड चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, तो थोड़ा तो विशेषाधिकार रहेगा ही ना। यानी सामान्य देश के नियम कायदे कानून के लिहाज से उनको नहीं चलना है। उनको जब अपने ऊपर आई तो भी करना है, तो उसमें भी फिर लिस्टेड चाहिए कि इतने साल का होगा या नहीं, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा। वही मैं कह रहा हूं, शब्दों पर भी आपत्ति है। क्यों आपत्ति है भाई?
यानी अगर किसी नेता का आचरण ऐसा है कि उसको इतने समय तक जेल में रहना पड़ गया, उसकी जो सजा है वो ऐसी है जो उसके पद पर रहने के उसकी जो अर्हता है उसको समाप्त कर देती है, तो फिर ये सब शब्दावली की जरूरत क्यों थी? यानी कुल मिला के है कि अभी भी किसी तरह से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं, वो क्योंकि उस पर लोगों को यह एतराज था ना कि भाई किसी भी मामले में आप मान लीजिए किसी एजेंसी ने कोई आरोप लगा दिया, कोई भी आरोप लग गया, अब वो मामला खींचे जा रहा है, बाद में आदमी बरी होगा, उससे पहले तो उसका वो उस पर तोहमत लग गई कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया। एक बात, और दूसरा ये जो बात हम कह रहे हैं कि सस्पेंडेड माना जाए, उसको बर्खास्त ना माना जाए, ये इस बिल में जो है एक कोशिश ये है कि अगर मान लें कोई व्यक्ति जो है उसको वो, और ये मुझे लगता है ज्यादा डाइल्यूशन है इसका, कि तय समय सीमा, अब तय समय सीमा कौन तय करे, कितने वक्त तक फैसला नहीं हो तो, कितने वक्त तक बेल नहीं मिले तो बिल में ही डालेंगे कि भाई कितना समय तो वो रीइंस्टेट हो जाएगा। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं ना, सामान्य लोगों के लिए नियम, कायदे, कानून, अदालत पर भरोसा, न्यायालय पर विश्वास वो अलग से चलेगा, इनके लिए अलग से चलेगा। बिल्कुल। क्यों भाई? भाई हम नहीं, मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो विशेष पद पर है। नहीं, किसी आप इमेजिन कीजिए ये आरोप किसी मुख्यमंत्री पर लगे हों, मैं क्या, अच्छा ये बताइए, किसी उस पर अधिकारी पर लग जाए, किसी कर्मचारी पर लग जाए, तो आप उसको क्या करते हैं? देखिए अब आप माने ना, लेकिन आप अंतर तो है भाई, एक मुख्यमंत्री में और एक सरकारी कर्मचारी। सर ये अंतर नहीं होना चाहिए, यही तो हम डेमोक्रेसी की बेहतरी की बात कर रहे हैं। आप आर्टिकल 14 जो है वो खत्म रिफॉर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिहाज से होगा, हम भारत के नागरिक के लिहाज से, या लेयर से? अच्छा, आप ही की बात का जवाब देता हूं। अच्छा, ये विशेष व्यवस्था की 30 दिन गिरफ्तारी के बाद आप बर्खास्त हो जाएंगे, क्या किसी और व्यक्ति पे लागू होती है? नहीं लागू है ना, नहीं लागू है। तो जब आप उन्हीं के लिए विशेष कानून बना रहे हैं आप, इसीलिए क्योंकि हम अभी तक उससे उबर ही नहीं पाए हैं, हम तो इंग्लिश सिस्टम में चल रहे हैं, सरकारी साहब लोगों के लिहाज से चल रहे हैं। कोई सरकारी व्यक्ति यदि 2 दिन के लिए जेल में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद सस्पेंशन उसका सर मैं हो फिर जाता कह है। रहा हूं, तो ये तो जुडिशियल रिफॉर्म करिए ना, और किसी को भी बेवजह जेल में ना रहना पड़े, सारी जिंदगी एक ट्रक में फंसा, उसका चालान हो गया, उसमें चले गए। अरे भाई एक व्यवस्था दी जा रही है ऐसे गंभीर मामलों के लिए, जिसमें एतराज क्या है? मैं कह रहा हूं बाद में आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइडियल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो पहले ही उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, ये जिस तरह का डायल्यूशन मैं शुरू में मैंने कहा कि जो अच्छा है कि चलो कम से कम उस तरफ जा रहे हैं, हाँ, मान रहे हैं कि हमसे ये गलतियां हो रही, हम सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा। एक और खबर बता देता हूं मैं इस पर भी, क्योंकि काफी वो चल रहा है दोनों तरफ से वार पलटवार। जो SIR हमारे देश में वैसे विवादित एक चीज बन गया है, SIR इस वक्त कई जगहों पर हो रहा है। एक निर्णय चुनाव आयोग ने किया है, उसके मुताबिक उसने नए वोटर बनने का नियम बदल दिए। अब अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के अप्लाई करते हैं पहली बार, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो व्यक्ति 18 साल का अभी हुआ है, जो बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी उम्र में अगर पहली बार अपना वोट बनवा रहा है, तो अभी तक वो अपनी डिटेल देता था। अब नियम में अपने माता पिता का ब्यौरा भी उसको देना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने नए वोटर बनवाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 6 में माता पिता की SIR की डिटेल की, पूर्व में जो SIR हुई उसमें आपके माता पिता का नाम था कि नहीं था तो कहां था, ये उसके अंदर उसको डालना होगा। अब इस पर ऐतराज की क्या बात है? ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, नए वोटर बनने का प्रावधान वहां से आता है, ये व्यवस्था केंद्र के कानून के तहत आती है। तो चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला अगर करना है तो फिर इसमें केंद्र सरकार को आदेश निकालना पड़ेगा, ये चुनाव आयोग के आदेश निकालने से नहीं होता है। सर दोनों बातें ठीक है, ये बात बहुत चर्चा में हुई और मुझे समझ में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे किया, क्योंकि हमको सत्यापन करने में आसानी होगी। नहीं, कुछ भी करने में आसानी तो बहुत सारी आसानी उन्होंने कर ली अपनी, लेकिन जो अधिकार में नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कैसे करेंगे? भाई वही बात हो गई, कानून तो किस बात तो यह है कि कानून आप वो चाहते हैं तो आप सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजें कि भाई आप इसमें बदलाव कर दीजिए, ये हो सकता है। चुनाव आयोग चलिए मान लो ऐसा ही कर देता। मैं कह रहा हूं ये मंशा ये ठीक है करना कि नहीं है, कि आप फर्स्ट टाइम वोटर से पूछें कि तुम्हारे माता पिता का वोट कहां बना। मैं तो ये कह रहा हूं जो मंशा पर, ये तो बहुत वैसे सवाल है परसेप्शन वाले। मैं कह रहा हूं जिस चीज का आपके पास अधिकार नहीं है वो काम क्यों कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मान लीजिए केंद्र सरकार ही करती तो भी ठीक है या नहीं है? केंद्र सरकार करेगी तो इस पर बहस होगी कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सब करवाइए, माता पिता का भी दीजिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी कीजिए, जो भी करना है, लेकिन एक कानून के रास्ते से चलिए। वो मुद्दा है, उसमें केवल वही मसला है। कोई लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बिना अधिकार के ये काम क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको मैंने पहले भी कहा था कि वो बिल तो इस तरह से चल ही नहीं सकता। अब उन्होंने जो किया है
इसको यूँ समझिए ना, वो जनरल लोगों में और पॉलिटिकल लीडर्स में फ़र्क क्या है। जो हमने चुनाव के वक्त में भी किया कि भाई चुनाव का वोट डालने के अलावा जो लोग कैंडिडेट बनते हैं उनके लिए आपने बदलाव किया ना, कि उन पर आपने सज़ा का कर दिया। जब तक सज़ा नहीं होती तब तक उसको रोक नहीं लगेगी। पहले था कि उसको सज़ा होते ही आप, मतलब यदि मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप रोक दें, इसकी बहस हो रही थी। अब ये जो था कि आप बर्खास्त कर देंगे, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा का प्रश्न है। टूल बन सकता था पॉलिटिकल वेंडेटा का। शायद और अभी जो कानून है, जैसे पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून में तो 30 दिन की सजा किसी को भी मिल जाएगी, जेल हो जाएगी। क्या है 30 दिन की जेल, तो किसी को भी आप कहीं कर सकते हैं। यही तो ये विपक्ष का एतराज यही था कि तो वो- वेंडेटा किया जाएगा और ये इससे। सबके लिए, कोई भी सरकार होगी वो पॉलिटिकल वेंडेटा, लेकिन उसे बहुत डाइल्यूट कर दिया गया ओरिजिनल में। सर एक छोटा कमेंट सर, 3 खबरें बस। बिल्कुल छोटा ही कमेंट है। एसआईआर का ये जो फॉर्म है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने बहुत दुरुस्त लाया है और ये होना चाहिए। इसके कारण कम से कम ये पता लग पाएगा कि इनके माँ बाप वाकई यहीं के हैं नहीं है। उससे घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि संभवतः यही कारण रहा होगा कि एसआईआर के डिटेल में माता पिता का भी एसआईआर। वैसे मुझे तो मतलब सर ने जो बात टेक्निकल पॉइंट उठाई है कि इसका टेक्निकल उनको पॉइंट अधिकार अलग नहीं है, बात वो इस रास्ते करे तो ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। अगर पहले फर्स्ट टाइम जो आपने वोट बनवा रहा है, अच्छा है, तो उसके माता पिता की जानकारी मांगी जा रही है, तो क्या माता पिता की जानकारी हर जगह देनी पड़ती है? हर जगह आप अभी भी जो एसआईआर करवा रहे हैं उसमें भी माता पिता की जानकारी दी जा रही है। ये भेज देना चाहिए रिकमेंडेशन। अगली खबर सर थोड़ी हैरान करने वाली खबर मैंने पढ़ी, मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऐसी खबर जिससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियत के बारे में कुछ दावा किया जा रहा है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा? सुनने में अटपटी बात है, लेकिन मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कहा। यह दावा कर रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी। एसवाई कुरैशी ने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने यह दावा किया है कि 2012 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था और उस दौरान सलमान खुर्शीद नेता थे। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कुछ वादा किया अपने कैंपेन में। उस पर बीजेपी ने एतराज किया, वो मामला यहां पहुंचा इनके पास। इन्होंने उस पर सख्ती की कि ये आप ये बात नहीं कह सकते। वो मामला था मुस्लिम आरक्षण 4.5% से बढ़ाकर 9% करने का। कहां 4.5% मिल रहा है उसके बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने इस पर सख्ती की कि भाई ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने सलमान खुर्शीद को फटकार लगाई। तो इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग पर तोहमतें लगानी शुरू कर दी कि ये अहंकारी हो गए हैं, ये कौन होते हैं, ये बात ये करने वाले करें व्हाटएवर। ये जब वो चुनाव आयोग के बारे में कांग्रेस के लोगों ने ऐसा कहा तो एसवाई कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव हरीश खरे से इसकी शिकायत की। हरीश खरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया और अगले ही दिन एसवाई कुरैशी को मनमोहन सिंह ने बुला लिया बात करने के लिए। कुरैशी जब पीएम हाउस पहुंचे तो मनमोहन सिंह दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे, ये भी दावा है किताब में। और तब मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कुरैशी लिखते हैं मैं सुनकर स्पीचलेस हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उन्होंने मनमोहन सिंह को समझाया कि मैं ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की शिकायत कर रहा हूं आपसे, मैंने आपके व्यक्तिगत बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मान लीजिए कहा भी होता तो आप मान सकते हैं कोई प्रधानमंत्री ये कहेगा अरे यार तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं खुदकुशी कर लूंगा। प्रधानमंत्री, लेकिन ये किताब में लिखा गया है। वो भी मनमोहन सिंह जी, कोई भी सर, कोई भी आदमी कैसे कहेगा ये बात? जी नहीं, मुझे लगता है कि ये पूरा किताब को, अपनी किताब की कैसे चर्चा हो, कंट्रोवर्सी में आए, कैसे किताब बिके जाए, उसको लेकर ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्या उस समय हरीश खरे वहां थे, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अब हरीश खरे बताएं कि ये बात सच है कि नहीं है। नहीं, अब वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो ये तो कह रहे हैं ना कि उनके और मनमोहन के बीच की बात है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हरीश खरे वहां पर थे, हरीश खरे इस मामले में वहां उपस्थित थे। हरीश खरे कमेंट तो करना चाहिए। वो व्यक्ति, हरीश खरे तो कह देंगे मैंने मुलाकात करा दी थी, अंदर क्या बात है दोनों के बीच नहीं मालूम ना। कर रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर दो के बीच में हुए, हरीश खरे उसके बारे में कह नहीं सकते, नंबर 1। और अब जो व्यक्ति चला गया इस दुनिया से, उसके बारे में आप कुछ भी कह रहे हो कि व्यक्ति कहने की स्थिति में नहीं है कि नहीं मैंने कहा था कि नहीं कहा था। यह सीधा सीधा अपने किताब बेचने को तरीका है, मार्केटिंग का तरीका है। ये पूरा झूठ का पलिंदा है और झूठ है, आप मानते हैं? ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह ऐसा कभी नहीं कह सकते। पता नहीं ये अधिकारियों की बीमारी उम्र के साथ कितनी बढ़ती जाती है। सारी जिंदगी ये लाइमलाइट में रहते हैं, पावर में रहते हैं, और एसवाई कुरैशी भी उसी सिंड्रोम का शिकार लग रहे हैं। किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो प्रधानमंत्री दरवाजे पे इंतजार करता हुआ मिलेगा? मतलब कोई भी बात उनकी, वो कहीं से भी, क्योंकि पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जो अभी सुना मैंने और जो दिख रहा है उसके छोटे छोटे हिस्से, ये एसवाई कुरैशी का
चर्चा में बने रहना एक विषय, एक बात है, प्रासंगिक हूं मैं, मेरी भूमिका क्या थी और मेरी भूमिका क्या हो सकती है, ये बताने जताने की कोशिश भर है। और एक और कोशिश वो खतरनाक है, आप एक प्रधानमंत्री को इतना असहाय दिखा रहे हैं। लाचार बता सर रहे हो। जो भी हो, लेकिन आप उनकी बात को ऐसे कैसे खारिज कर सकते हैं? एक बड़े सीनियर नौकरशाह रहे हैं, अब वो बिल्कुल कल्पना से कोई झूठ बोल देंगे, ऐसा भी मानना मुश्किल है ना। मतलब फिर वही बात है, कोई भी कहानी लिख देंगे तो इसलिए वो नौकरशाह रहे हैं इसलिए हम मान लें। मैं किताब इसीलिए तो बेचने कह का रहा फंडा है हूं, सर ये। खारिज, मैं कह रहा हूं उसको झूठ कैसे कह सकते हैं हम? नहीं उसको सच कैसे मान लें? कोई ये तो तो तार ठीक है, जोड़ना दोनों- चाहिए ना। इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई कोई और आदमी बोले इस पे। जो आपने जो कहते हैं ना कि चेन ऑफ इवेंट जो है वो बता रही है कि एक चलिए कहानी है। अच्छा, एक खबर आपको और बताता हूं, और इस पर भी हैरानी होगी, शायद ना भी हो प्रोफेसर साहब को। खबर देखिए अगले, इस पर एक्चुअली बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है। बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मनमोहन सिंह कभी नहीं ये खुदकुशी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बीजेपी ने भी रिएक्ट कर दिया। मैं खबर आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बताने वाला था। कांग्रेस पंजाब में अरविंद केजरीवाल से दो हाथ कर रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, ये केजरीवाल जी के भी मुकदमे लड़ते हैं ना, हाँ। तो ये केजरीवाल जी को बड़े करवाई अच्छे थी से केजरीवाल जानते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में केजरीवाल जी की बहुत तारीफ की। अब कांग्रेस के नेता हैं, केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, तो खबर बन गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा डायनेमिक और इंटेलिजेंट व्यक्ति बताया, कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बड़ा डायनेमिक लीडर है। फिर अभी मनु सिंघवी आगे कहते हैं कि केजरीवाल जी जैसे इंटेलिजेंट नेता देश में बहुत कम है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ की। अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पेचीदा चीजों को बहुत सरल तरीके से जनता के सामने रखते हैं। मतलब राहुल गांधी से बड़ा नेता बता रहे हैं केजरीवाल को। कांग्रेस को यह बात चुभेगी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को यह भी कहा कि इस आदमी का भविष्य बहुत अच्छा है, ये राजनीति की लंबी दौड़ का घोड़ा है, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। तो अब तो कलेजे पर जो हो रहा हो बीत रहा हो, मैं नहीं जानता कांग्रेस के नेता। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें भविष्य दिख रहा हो। कांग्रेस अध्यक्ष बना देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। वो बोले आम आदमी पार्टी डिसॉल्व कीजिए और आकर के भाई इंटेलिजेंट। खबर मजेदार है ना सर, ये बताइए पहले। खबर तो है कि पैसा वसूल वाला खबर है ये। नहीं अच्छा, इसको मैं सीरियस नहीं, इसको अभिषेक serious मनु बोलिए। सिंघवी अरविंद केजरीवाल को मुकदमों में क्योंकि मदद करते हैं, तो उनको अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने अब उनको पर्सनली जैसा पाया वो उन्होंने बता दिया। देखिए जी को नहीं जानते, तो राहुल जी की कम तारीफ करते हैं क्या वो? नहीं, दोनों की तारीफ करते सर हैं। राज्यसभा किसने आप भेजा? ऐसा कहने कि दोनों की एक साथ तारीफ नहीं हो सकती? सर राज्यसभा नहीं, किसने कठिन भेजा? है ना, कांग्रेस ने भेजा दोनों केजरीवाल दो ने ध्रुव पे उनको? राज्यसभा तो कांग्रेस ने भेजा तेलंगाना से आपको। नहीं, लेकिन आप इसको अदरवाइज क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कांग्रेस के नेता होते हुए अगर अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दी तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई। नेताओं में कम आप से कम उनकी असेसमेंट पे कमेंट कीजिए ना। नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, और इनका राजनीतिक भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये कहा है। आप मुझे बोलने दें तो मैं बोलूंगा। मैं भी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही इंटेलिजेंट नेता है, और ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि इस देश में जितने भी बड़े मूवमेंट हुए उसमें सब में संघ परिवार का हाथ रहा है। बड़े जितने बड़े, आप काउ स्लॉटर के अगेंस्ट का मूवमेंट, आप पहला मूवमेंट आप ले लीजिए, जेपी मूवमेंट दूसरा मूवमेंट ले लीजिए, तीसरा मूवमेंट जो है वो विश्वनाथ प्रताप की, तीनों मूवमेंट जो है, और चौथा मूवमेंट, और तीनों में संघ परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनसंघ के समय हो, तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया। ये पहला मूवमेंट था जिसमें कड़ाही में जलेबी तो छाना संघ परिवार ने, चाय भी, बहुत बेहतर चाय बात। व्यवस्था सब बहुत व्यवस्था, अच्छा assessment और किया आपने। पूरे फायदा इन्होंने नेतृत्व लेकर के उड़ सर, पड़े, एक चीज और, अरविंद केजरीवाल। क्या नहीं कर सकते अभिषेक तो मनु सिंघवी ऐसी आप तारीफ इस उनकी? आदमी का मैं तो मानता हूं कि बहुत ही बहुत intelligent, हाँ, बहुत सर, intelligent एक short comment, एक जनरल बिहेवियर के तौर पर उन्होंने तारीफ की होगी, और किस रेफरेंस में वहां पर बात हो रही है मुझे नहीं पता। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं प्रोफेसर साहब की बात से भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि उनको कम्युनिकेशन स्किल में तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये सारा का सारा काम है ही उनका, और इंटेलिजेंट के लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया कि भाई क्या हुआ था। तो उनका भविष्य उज्जवल है फिर, मतलब है त्रिपाठी जी? नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो कोई ऐसा राज्यसभा वगैरह कुछ मसला भी नहीं है। अरे कोई जनरल रेफरेंस में तारीफ करने में क्या आपको आपत्ति हो? नहीं मैं तो भाई देखिए फिर वही बात है, आप लोगों को ये सामान्य लग रहा है, मैं तो सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा इस वक्त कोई भी कांग्रेस का नेता कैसे कर सकता है। पंजाब में आप चुनाव में जा रहे हैं, दिल्ली में आप एक दूसरे से अलग हो चुके गोवा में चुनाव लड़ हैं, रहे एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह, मैं इसमें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब वो कहते हैं सरल तरीके से रख देते हैं तो फिर सवाल वही आएगा, राहुल जी क्या कठिन तरीके से रखते हैं? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक।